हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी की कविता नंबर 2, कवि नंबर 2, कवि का नाम है आलोक धनवा और उनकी कविता है पतंग। ये बड़ी ही इंटरेस्टेड कविता है जिसमें पतंग उड़ाते हुए बच्चों की खुशी का वर्णन किया गया है। किस तरह से बच्चे पतंग उड़ाते हुए समय को भूल जाते हैं और यदि वो छतों से गिर भी जाते हैं तो फिर भी वो बच जाते हैं और बचने के बाद तो और भी निडर हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ वर्षा का महीना समाप्त होते ही आसमान में जो बदलाव आता है कि किस तरह से आसमान है वो साफ हो जाए और ऐसा कवि कल्पना करता है कि जैसे वो बच्चों के झुंड को अपनी तरफ बुला रहा हो, पतंग उड़ाने के लिए उन्हें उत्साहित कर रहा हो। तो कविता है हमारी पतंग। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहता है कि वर्षा का जो महीना है भादो वो चला गया है। सबसे जो तेज बौछारें हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वो समाप्त हो गई है। अब जो सवेरा हुआ है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब सूर्य अच्छे से चमक रहा है, उसमें लालिमा युक्त है और वो खरगोश की आंखों के समान लाल है। सर्द आया पुलों को पार करते हुए और जो सर्द ऋतु है उसने अपनी दस्तक दे दी है। किस तरह से वो अनेक पुलों को यानी बाधाओं को पार करते हुए आ पहुंचा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और कवि ने यहाँ जो सर्द ऋतु का मानवीकरण किया है और कहता है कि किस तरह से सर्द अपनी नई साइकिल, जो चमकीली साइकिल है, उसको चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ पहुंचा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। किनको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और कवि कल्पना करता है कि जैसे सर्द का आगमन हुआ है, आसमान साफ हुआ है और बच्चों के झुंड को जैसे सर्द अपनी तरफ बुला रहा हो अपने चमकीले इशारों से, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। कवि कल्पना करता है कि जैसे ये सब परिवर्तन इसलिए हुआ हो ताकि जो पतंग है वो ऊपर उड़ सके। आकाश को मुलायम कर दिया गया है, बना दिया गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस के सबसे पतले कमाने उड़ सके। तो कवि ने यहाँ जो पतंग निर्माण में प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन किया है। जैसे रंगीन और हल्का होता है, ये पतले कागज़ से बनाया जाता है, बांस की 2 कमानियाँ इसमें लगाई जाती है। आगे कवि कहते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कवि कहता है कि जैसे ही पतंग उड़ाने का जो सिलसिला शुरू होता है तो बच्चे खुशी से सीटियां बजाते हैं, किलकारियां भरते हैं और तितलियों की तरह रंग बिरंगे उनकी जो नाजुक दुनिया है वो शुरू हो जाती है। आगे कवि कहते हैं जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी कोमलता, कि बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जैसे कवि कल्पना करता है कि बच्चे स्वयं इधर उधर नहीं भागते बल्कि पृथ्वी बेचैन होकर के उनके मुलायम पैरों को छूने के लिए उनके पास आती हो। जब वे दौड़ते हैं बेपरवाह, जब बच्चे बेपरवाह होकर के दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, कि जब वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं, बेपरवाह दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने मुलायम पाँव से वो छतों को भी नरम बना रहे हों, मुलायम बना रहे हों। दिशाओं को मृदंग की तरफ जाते हुए, मृदंग एक तरह का बाजा होता है और कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे दिशाओं को भी एक बाजे के समान बजा रहे हैं, यानी सारी दिशाओं में खुशियाँ भर जाती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे झूला झूलते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर प्राय, कि एक डाल के समान उनका जो लचीला शरीर होता है उससे जिस तरह से वो पेंग भरते हुए झूला झूलते हुए यानी आते हैं, दिशाओं में मृदंग की तरह बजाते हुए खुशी एक भर देते हैं, प्राय ऐसा देखा जाता है। आगे कवि कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संग। कि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर चढ़ जाते हैं और छतों के खतरनाक किनारों से उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। कि वैसे तो गिर जाते हैं, वे खतरनाक किनारे हैं, लेकिन उन्हें बच्चों को बचा लेता है कौन? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी
उनका शरीर है वो इतना रोमांचित होता है, इतना खुश होता है कि वो छतों के खतरनाक किनारों पर भी गिरने से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और कैसे जो पतंगों की जो ऊंचाइयां हैं उनको देख कर के उनकी जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि महज मात्र एक धागे के सहारे जैसे वो गिरने से बचे रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि कल्पना करता है कि बच्चे इतने खुश होते हैं कि जैसे उनके पतंग जितने ऊपर उठ रहे हैं उतने ही वो खुशी से पागल होते जा रहे हैं, वो भी जैसे साथ उड़ रहे हों अपने रंध्रों के सहारे, अपने छिद्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और कवि आगे कल्पना करता है कि यदि वो कभी गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब, और यदि गिरने के बाद वो बच जाते हैं यानी वो सकुशल बचे रहते हैं, तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो फिर भी और गिरने के बाद यदि बच जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा निडर हो जाते हैं, और अगले सवेरे जो चमकता हुआ सूरज है फिर दोबारा से उसके सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और कवि कल्पना करता है कि जैसे पृथ्वी और ज़्यादा तेजी के साथ घूमती हुई उनके पाँव के पास आती है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता जिसमें कवि ने जो वर्णन किया है बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाते हुए बच्चों का जो वर्णन किया है कि इस तरह से वो मुलायम होते हैं, छतों के जो खतरनाक किनारों को भी मुलायम बना देते हैं। उसके अलावा उनकी जो खुशी है कि किस तरह से वो पतंगों के साथ जैसे वो भी उड़ रहे हों, वो सब वर्णन है। उससे पहले जो कवि ने जो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है, जैसे वर्षा का महीना समाप्त होने के बाद जो शरद ऋतु अपनी दस्तक देता है, उस समय जो आसमान है वो मुलायम हो जाता है, सूर्य तेज चमकने लगता है लाल खरगोश की आंखों के समान। तो ये बच्चों आपकी कविता थी कि इसके आप जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो लिख लेंगे। 6 प्रश्न है यहाँ, 6 के 6 आपने लिखने हैं अच्छे से, जिसमें आप चलो प्रश्न नंबर 3 ये छोड़ देंगे, प्रश्न नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 ये आप लिखेंगे। तो ये कविता आपकी कंप्लीट है। जीवन परिचय आप पहले ही कर चुके हैं, तो इसके आप अच्छे से मेंटेन करें।